नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंट। नित्य एग्जाम पॉइंट में सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज। तो हम लोग आज पंचायती राज पर पूरे एकदम विस्तृत तरीके से देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं पंचायती राज का पहले आशय क्या होता है। तो पंचायती राज क्या है? एक दर्शन है और एक विचारधारा है, ठीक है। या केवल शासन स्वशासन तक सीमित विचार ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका बहुत व्यापक अर्थ होता है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ये पर्याय माना जाता है। और ये जो है ये गांधी जी के जो सर्वोदय है, गांधी जी के सर्वोदयी शासन का यहाँ पर पर्याय माना जाता है। या शासन सत्ता को आम लोगों तक पहुंचाने का क्या है? साधन है। अर्थात यह सहभागी लोकतंत्र का पर्याय है, ठीक है। तो कभी कभी पंचायती राज यानी कि इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सहभागी लोकतंत्र या फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसका उद्देश्य है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐतिहासिक विकास। तो 1870 ईस्वी में ही लॉर्ड मेयो ने भारत में स्थानीय शासन लागू करने की अनुशंसा की थी और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली बार स्थानीय शासन बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो लॉर्ड रिपन को याद किया जाता है और स्थानीय शासन के विकास की एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक उपलब्धि यहाँ पर मानी गई। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने पंचायती राज को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था। संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन प्रसिद्ध गांधीवाद कौन थे भाई? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। पंचायती राज को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के भाग में सम्मिलित किया गया है। कहाँ पर? अनुच्छेद 40 में किया गया है। स्वतंत्र भारत में जे.सी. कुमारप्पा थे। इन्होंने गांधीवादी आदर्शों के आधार पर गांधीवादी अर्थव्यवस्था का बाद में इन्होंने समर्थन किया, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें रही ऐतिहासिक विकास। अब हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का विकास कैसे कैसे हुआ। तो स्वतंत्र भारत में जो ग्रामीण जनता था, ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए 1952 में क्या लाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया और उसके साथ ही राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम यानी कि फोर्ड फाउंडेशन की मदद से ये लाया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण लोगों को सस्ते बीज मिले, बेहतर तकनीकी सुविधाएँ मिली, इन सारी चीज़ें देने का प्रयत्न किया गया और इस कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता फिलहाल नहीं मिल पाई। तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था उसको बेहतर क्रियान्वयन के लिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई, जिसकी रिपोर्ट जो है यहाँ पर हम लोग निम्नलिखित है वो देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की यहाँ पर सिफारिश की थी। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का चुनाव जो होगा प्रत्यक्ष होगा और सीधे तरीके से होगा, जबकि जो पंचायत समिति होगी और जिला समिति होगी इसका चुनाव कैसे होगा? तो ये परोक्ष रूप से होगा। नियोजन व विकास की जो सभी गतिविधियां होंगी वो इन संस्थाओं को सौंपी जाएंगी। पंचायत समिति यानी कि खंड स्तर पर होगा, कार्यकारी निकाय के रूप में होगी, जबकि जो जिला परिषद होगी उसकी भूमिका क्या होगी? सलाहकारी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो सलाहकारी होगी, समन्वयकारी होगी और पर्यवेक्षक होगी किसकी? जिला परिषद की। जिला परिषद का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? वो होगा जिलाधिकारी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इन संस्थाओं के प्रभावी कार्यकरण के लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन स्थानांतरित किए जाएं और भविष्य में शक्तियों का यहाँ पर विकेंद्रीकरण भी किया जाए। तो पंचायतों का व्यवहारिक प्रयोग हम लोग देखते हैं। तो बलवंत राय मेहता की जो सिफारिश थी उसके बाद पहली बार कहाँ पर? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, को गांठ बांध लेना है। और दूसरा बार कहाँ पर प्रयोग किया गया? तो राजस्थान। दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, जहाँ पर पंचायती राज लागू हुआ। तो पहला राज्य राजस्थान और दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। परंतु 60 के दशक में अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कई सारे संकट भी देखने को मिले। यहाँ पर 2 युद्ध हुए, एक भारत चीन और भारत पाकिस्तान। इसमें जो खाद्यान्न और आर्थिक संकट था, तो ये सारी चीज़ें आई और इसलिए पंचायतों का प्रभावी क्रियान्वयन यहाँ पर फाइनली नहीं हो पाया। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में अशोक मेहता आएंगे, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार आई 78 में और अशोक मेहता समिति की स्थापना हुई 78 में, अपनी रिपोर्ट दे दी जिसकी अनुशंसाएं इस प्रकार हैं, ठीक है। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खैर ये लागू नहीं हुआ, लागू हुआ है 3 स्तरीय वाला ही, बलवंत राय मेहता का ही। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विस्तरीय की जो है सिफारिश किसने की थी? तो द्विस्तरीय वाला है अशोक मेहता की, 3 स्तरीय है बलवंत राय मेहता की, ठीक है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 2 ही वाला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। द्विस्तरीय ही आपको ध्यान में
रखना है। ठीक है, यहाँ पर सीटें जो है आरक्षित करना और चुनाव 6 महीने में होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने सुझाव दिया था। पंचायती राज वित्त निगम, इसका भी जो है सुझाव इन्होंने दिया था। ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे दंतेवाला समिति आती है। तो इस समिति ने खंड स्तर पर नियोजन समिति की अनुशंसा की थी। GKV राव समिति आई थी, तो उन्होंने ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इन्होंने क्या कहा कि भाई जिला परिषद सभी विकास के कार्यक्रमों के निर्धारण में केंद्रीय संस्था होनी चाहिए, यानी कि जिला परिषद को ये मेन रूप से जो है घोषित कर दिए। जिसके बाद लक्ष्मीमल सिंघवी आते हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी जो है राजीव गांधी के समय में आए थे, तो उन्होंने लोकतंत्र में विकास के लिए पंचायतों के पुनर्जीवन नामक समिति की स्थापना की थी। इनमें अगर इनकी कुछ अनुशंसाएं देखी जाएं तो इस प्रकार हैं। तो पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान किया, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है। और इन्होंने कहा 3 स्तर पर होना चाहिए, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर चल ही रहा है। वित्त आयोग के प्रभावी कार्यक्रम और राजनीतिक दलों में सहभागिता को हतोत्साहित करना और पंचायतों में विवाद निपटाने के लिए न्याय पंचायत के गठन, यहाँ पर इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है PK थुंगन समिति 1988 में। तो जो थुंगन समिति है, थुंगन समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक आधार देने का इन्होंने भी समर्थन किया। लेकिन थुंगन जो समिति थी उसके अनुसार एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कहा कि भारत में जो पंचायती राज है उसका संबंध सीधा संघ सरकार से होना चाहिए। ठीक है, यानी राज्य से नहीं होना चाहिए। अर्थात इसने जो पंचायती राज है उस राज्यों का विषय यहाँ पर नहीं माना है। और साथ में देखना है कि सरकारी आयोग ने भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने पर यहाँ पर विशेष बल दिया है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि विभिन्न सरकारों द्वारा पंचायती राज लागू करने के लिए जो प्रयास किए गए। तो सबसे पहले राजीव गांधी सरकार ने 1989 में लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जो कि भारी बहुमत से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार है वो आती है। पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए 1990 में मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 1990 में ही सरकार ने लोकसभा में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, परंतु तब तक VP सिंह सरकार यहाँ पर गिर गई। ठीक है, चलो तो 1991 में नरसिंह राव सरकार ने पुनः जो है इसे संवैधानिक आधार देने का प्रयत्न किया और 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हो गया। ठीक है, और 93 में क्या हुआ, ये लागू हो गया। ठीक है, तो किसके समय में? नरसिंह राव सरकार के शासनकाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो संविधान संशोधन है लागू होने के बाद पहली बार कहाँ पर चुनाव हुए, तो मध्य प्रदेश राज्य में चुनाव हुए थे इसके लागू होने के बाद। अब हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और राज्य सूची के जो 29 विषय हैं वो पंचायतों को सौंप दिए गए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी यहाँ पे। तो 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, 3 स्तर पर हो गई। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया था कि जिन राज्यों की आबादी कितने 20 लाख से कम है वहां पर 2 स्तर के पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखेंगे गोवा, मणिपुर में ग्राम स्तर पर तथा जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर। यहाँ पर जो ब्लॉक स्तर पर है उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, जिनकी आबादी 20 लाख से कम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंचायतों का निर्वाचन कैसे होगा, तो इसके लिए बनाया गया राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग बनाया नहीं गया, वो पहले से था, उसी के अंतर्गत इसका चुनाव होगा। पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई और जिसका कार्य क्या था, पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्वाचन और नामावली का निर्माण करना। ठीक है, तो चुनाव का जो नियंत्रण है उसका निगरानी रखना, पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये नहीं होगा इसमें। पंचायतों के चुनाव में अगर गड़बड़ी होती है और विवाद होता है तो उसका निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो वो राज्यपाल करेगा और इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही यहाँ पर हटाया जा सकता है। ठीक है, तो तीनों स्तरों पर सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। निर्वाचित होने
की आयु कितनी होगी, 21 वर्ष होगी। खंड पंचायत जो होंगे और जिला परिषद होंगे उसके अध्यक्ष क्या होंगे, ये परोक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि खंड पंचायत है तो खंड पंचायत के सदस्य एक खंड परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, और ग्राम पंचायत अध्यक्ष क्या होता है, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। आरक्षण की बात अगर किया जाए तो चुनाव में महिलाओं और SC ST के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है, किसके 243D के अनुसार। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण प्रदान करना राज्य विधानसभा की मर्जी पर शामिल है। अगर वो चाहे तो इनको आरक्षण दे दे, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष पद हेतु जो महिला हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनका आरक्षण भी राज्य की विधानसभा की मर्जी पर है। ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है, ये बाध्य है, ये आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ राज्यों ने महिलाओं को 50% भी प्रदान कर दिया है, जैसे कि मध्य प्रदेश देखेंगे, हिमाचल प्रदेश देखेंगे, बिहार देखेंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण कैसे दिया जाता है, तो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। आरक्षण है, अध्यक्ष पद है और सदस्य है, इन दोनों के लिए होता है। आरक्षण पंचायत के 3 स्तरों पर दिया जाएगा। पंचायतों का कार्यकाल अगर हम लोग देखें तो कार्यकाल कितने होता है, 5 वर्ष का होता है, और अगर निर्धारित समय से पहले यहाँ पर विघटित हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव यहाँ पर करा लेनी चाहिए। ठीक है, यानी पंचायतों का कार्यकाल 6 महीने से अगर कम बचा है तो चुनाव जो है पूरे 5 वर्षों के लिए हो जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको फंसा सकता है। राज्य वित्त आयोग देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण। तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई, और राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होंगे इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। काम जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो राज्य और पंचायतों के द्वारा लगाए जाने वाले जो शुल्क हैं उसका निर्धारण करता है और उनके बीच में विभाजन करता है। ठीक है, कि किसको क्या मिलना चाहिए। तो जैसे शुल्क हो गया, पथकर हो गया, फीस हो गया, आदि का बंटवारा हो गया, और पंचायतों के विभिन्न स्तरों को उनको प्रदान करता है। तो कौन से कर, शुल्क, पथकर और फीस पंचायतों को दिए जा सकते हैं, पंचायतों को सहायता अनुदान कैसे मिलेगा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय, और अन्य कोई भी जो विषय राज्यपाल इनको सौंप दे वो करेंगे। ठीक है, तो पंचायतों के सदस्यों की योग्यता देख लेते हैं। निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो व्यक्ति है वो राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए, जो योग्यता वहाँ पर की गई है। पंचायतों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के कुल 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके सभी लोग शामिल होते हैं। ठीक है, यानी जो बनता है नामावली, तो नामावली में जितने भी लोग 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं उस नामावली में शामिल हैं, वोटर लिस्ट में शामिल हैं, उसी से मिलकर के बनता है ग्राम सभा। कई बार ये IAS के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। ग्राम सभा के कार्य हम लोग देखेंगे तो वार्षिक लेखा विवरण और रिपोर्टों की जांच करना, कर लगाना, वर्तमान करों में वृद्धि करना, योजनाओं, लाभार्थियों, स्थलों का चयन करना, सामुदायिक कल्याण के कार्यक्रम करना, विकास योजनाओं और वयस्क शिक्षा, परिवार कल्याण के कार्यक्रम और विगत वर्ष के जो लेखा परीक्षण है उनकी जांच करना, पंचायतों की जो वर्तमान योजनाएं हैं और समस्त प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं उनको देखना, और यहाँ आय व्यय का स्पष्टीकरण मांगना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकता है। ग्राम पंचायत के हम लोग अगर कार्य देखें तो इनको प्रायः 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है अनिवार्य और दूसरा होता है ऐच्छिक। तो अनिवार्य कार्य में कौन कौन से आते हैं, जो कि भाई उनको करना अनिवार्य है, जबकि ऐच्छिक कार्य जो है पंचायत अपनी इच्छा अनुसार या फिर राज्य सरकार जो आदेश दे उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो अनिवार्य कार्य में कौन कौन से आते हैं, कुआं हो गया, तालाब, जलाशय, इन सब की निर्माण कराओ, मार्ग हो जाए, शौचालय, नालियाँ, इन सबको बनाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कृषि का विकास, जन्म, मृत्यु, विवाह, पंजीकरण, लघु सिंचाई, हाटों, मेलों आदि की स्थापना, ये सारी क्या हैं, तो यहाँ पर अनिवार्य हैं। टीका सुई लगवाना, पशुओं नस्ल सुधार करना, सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन, तो ये अनिवार्य में आते हैं। ऐच्छिक कार्य क्या हो गया, जैसे कि सड़क के किनारे या अन्य जगह पर वृक्ष लगाना, धर्मशालाओं, विश्राम गृहों, सार्वजनिक घाटों का निर्माण, सामुदायिक केंद्र की व्यवस्था, खेल व्यवस्था, पुस्तकालय व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था, सामाजिक और नैतिक कल्याण का संवर्धन के अंतर्गत, जिसमें मद्य निषेध, छुआछूत का अंत, भ्रष्टाचार उन्मूलन, मुकदमेबाजी, ठीक है, इनको हतोत्साहित करना, यानी ये ना हो, और झगड़ों को सहमति द्वारा सुलझाना, ये ऐच्छिक कार्य में आते हैं।
अब हम लोग देखते हैं खंड पंचायत के कार्य क्या होते हैं। तो भारत के जो अधिकांश राज्य हैं उसमें खंड पंचायतें स्थानीय स्वशासन की मूल धुरी होती है, ठीक है। तो खंड पंचायत द्वारा ही समूची योजनाओं का यहाँ पर क्रियान्वयन किया जाता है। पंचायत समिति का जो अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी होता है, वो खंड विकास अधिकारी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि पंचायत के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है और नियंत्रण भी करता है, ठीक है। तो साथ ही पंचायत जो है पंचायतों को आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पंचायत समिति के कार्यों को निम्नलिखित दो भागों में बांट दिया गया है। एक है नागरिक सुविधाएं और दूसरा है विकास कार्य, ठीक है। तो नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं भाई, जैसे कि आपका सड़क हो गया, पेयजल हो गया, नाली हो गई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गई, ये सारी चीज़ें होंगी। विकास कार्य में जैसे कि सामुदायिक विकास, ठीक है, उनके अंतर्गत जो सारे आने वाले कार्य हैं, उन्नत बीजों की वृद्धि, ऋण की व्यवस्था, दुग्ध उत्पादन, कुटीर ग्रामीण, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये हो गई नागरिक सुविधाएं और विकास कार्य। अब हम लोग देखते हैं आगे जिला परिषद, ठीक है। तो जिला परिषद के कार्य क्या क्या होते हैं। तो जिला परिषद मूलतः निरीक्षणकारी कार्य संपादित करता है, ठीक है, निरीक्षण करता है। तो परिषद का कार्य क्या है कि जो अपने अधीनस्थ निकाय हैं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना और उनके मध्य जो समन्वय है उसको स्थापित करना। यद्यपि अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो जो जिला परिषद है वो समन्वयक भूमिका के अतिरिक्त और जो विकासात्मक कार्य हैं उसको भी संपादित कर रहा है, ठीक है। तो मूल कार्यों में अगर हम लोग देखें कि जिला परिषद के मूल काम कौन कौन से होते हैं, तो पंचायत जो समिति होती है उसके बजट का परीक्षण करना और अनुमोदन करना, ये काम करता है। कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न कराने का निर्देश देना और जो समिति द्वारा तैयार की गई योजनाएं होती हैं उनको समन्वित करना और राज्य सरकार के जनपद के विकास के कार्यों के संदर्भ में यहाँ पर परामर्श देना और जो निर्धारित राशि राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित राशि है उसको जिले की पंचायत समितियों में वितरण करना और जो जिला अधिकारी हो गए, मंडलायुक्त हो गए, उनको जिले की पंचायतों और पंचायत समितियों द्वारा जो भी अनियमितता की गई है उसके संबंध में सूचना देना। राज्य सरकार को जो जिले की पंचायतें हैं या फिर पंचायत समितियां हैं उनके बीच में कार्य के विभाजन के संदर्भ में ये सलाह भी देता है और उन शक्तियों का प्रयोग जो कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें अलग से सौंप दिए जाएं वो भी करता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित समितियों का निर्माण किया गया है। तो पहला था विकास समिति। इसका मूल कार्य क्या था, कृषि ग्रामीण विकास योजनाओं का निर्माण करना। उसके बाद में आया शिक्षा समिति। तो इसके बाद में जो इसके द्वारा ग्राम पंचायत शैक्षिक कार्यों का प्रबंध करती है और 73वां जो संविधान संशोधन हुआ इसके बाद प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों पर जो ग्राम पंचायतों का है वो नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतें क्या करती हैं भाई कि प्राथमिक शिक्षा में भोजन प्रबंध से लेकर के छात्रवृत्ति के आवंटन तक विद्यालयों के कार्यों की क्या करते हैं, निगरानी करती हैं। कौन? ग्राम पंचायतें, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अगला है लोक समिति। तो इसके द्वारा जन स्वास्थ्य हो गया, ग्रामीण कार्य हो गया, इनसे संबंधित मामलों की देख रेख किया जाता है। अगला है समता समिति। तो इसके द्वारा जो महिला है, बच्चे हैं, अनुसूचित जाति, इन सब कर देखभाल के लिए किया जाता है। पंचायतों के अधिकार हम लोग देखते हैं तो राज्यसभा द्वारा विधि निर्माण करके पंचायतों को जैसे कि कर लगाना हुआ, उनका वसूलना हुआ, तो इनकी शक्ति प्रदान कर दी गई है। सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करें और इन योजनाओं को लागू करवाएं, ठीक है। तो ये इनको अधिकार दे दिया गया है। पंचायतों के क्या अधिकार नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको विधि निर्माण का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ये आईएएस का क्वेश्चन है। इसमें पंचायतों को जो है विधि निर्माण का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है। 243 जी में प्रावधान किया गया है कि पंचायतें नगर पालिकाओं को प्राप्त होने वाले जो विषय हैं वो राज्य सरकारों के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा इनको जो है विषय प्राप्त होंगे। ये अपना कोई विषय नहीं बनाएंगे, ये अपना कोई विधि नहीं बनाएंगे। पंचायत का विस्तार हम लोग देखें तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार पहले हम लोग देखते हैं, इसको कहा जाता है पेशा, ठीक। तो 1955 में पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों में भी यहाँ पर विस्तार कर दिया गया। तो एक दिलीप सिंह भूरिया थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी 66 में और उन्होंने अनुशंसा की कि पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में भी होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा नोट में देखेंगे कि जो 83वां संविधान संशोधन हुआ वो आया। तो इस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको यहाँ से ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। चलिए, तो अभी खास करके ये जो है भारत के 9 राज्यों में लागू है और इसमें क्या किया जाता है कि ग्राम सभा में कम से कम
आधी जो सीट होती है वो जनजाति के लिए यहाँ पर आरक्षित कर दी जाती है। ठीक है, महिला आरक्षण की भी यहाँ पर व्यवस्था है। तो बाकी और सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, चलिए कमियां जो हैं उसकी ये हैं कि ये जो कानून है जिन क्षेत्रों में लागू है वहाँ पर जनजातियों से संबंधित अन्य कानून भी लागू हैं। तो इसमें दोनों में क्या हो जाता है, संतुलन का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, महत्व अगर देखें तो अब तक जो 94 ज़िले हैं उनमें पेशा कानून यहाँ पर लागू कर दिया गया है और 32 ज़िले माओवाद से प्रभावित हैं और इन इलाकों में स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ और उड़ीसा देखते हैं, तो इन इलाकों में पेशा के प्रभावी कार्यान्वयन वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है, क्योंकि इन इलाकों में जो मुख्य समस्याएँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इन इलाकों में जैसे जनजातीय लोगों की भूमि छिन जाना ये समस्या है, आजीविका की खतरा की समस्या है, सामूहिक पहचान के लिए खतरा है, सांस्कृतिक प्रतीकों को क्षति पहुंचाना ये खतरा है। तो कहाँ प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग देखेंगे जो नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, यहाँ के जो SC/ST क्षेत्र हैं, मणिपुर राज्य की जनजातियाँ परिषद हैं, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्वायत्त शासी पर्वतीय क्षेत्र हैं, वो जो है इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। विभिन्न राज्यों में पंचायतों के खंड स्तर पर विभिन्न नाम हैं। ठीक है, खंड स्तर पर जैसे हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान में इसका नाम पंचायत समिति है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति एवं पंचायत समिति है, असम में आंचलिक है, पश्चिम बंगाल में भी आंचलिक है, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत है, कर्नाटक और गुजरात में तालुका परिषद है, तमिलनाडु में पंचायत संघ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर परिषदों के नाम भी दिया है। पंचायती राज और सामाजिक न्याय यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये पंचायती राज के माध्यम से ही भारत में सामाजिक न्याय जो है प्रदान किया गया है। लोगों के सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए पंचायतों द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। कौन कौन से कार्य हैं, तो जो ग्राम सभा है भाई अपनी योजनाएं अपनी बैठक के माध्यम से बनाती है और स्थानीय लोगों को सुविधाएं देने में इससे आसानी हो जाती है। APL कार्ड, BPL कार्ड तमाम सारे बनते हैं किसके द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा। खाद्य सुरक्षा जो बिल है, मिड डे मील योजना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये सब भी ग्राम प्रधान की देखरेख में भी किया जाता है। ठीक है, और जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं इनका भी प्रबंधन ग्राम प्रधान के द्वारा ही किया जाता है। और जो योजनाएं चल रही हैं जैसे कि पंचायती राज और मनरेगा, ठीक है, मनरेगा योजना चल गई 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू कर दिया गया है। बाद में 1 अप्रैल 2008 से इसे समूचे भारत में जो है लागू कर दिया गया है। ये जो है एक अधिनियम है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो योजना एवं अधिनियम में अंतर क्या होता है कि योजना को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जो अधिनियम है वो सामान्यतः क्या होता है, अस्थायी होता है, जब तक कि संसद द्वारा नहीं किया जाएगा। तो मनरेगा के माध्यम से संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित कार्य के अधिकार को यहाँ पर क्या किया गया है, कानूनी रूप प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके द्वारा गाँव के लोगों को कम से कम 100 दिन का यहाँ पर रोजगार दिया जाता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे पंचायती राज की कुछ कमियाँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भारी मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, उसके बावजूद भी वित्तीय समस्या का अभाव रहता है। ठीक है, तो पंचायतों के पास में अपने पदाधिकारी भी नहीं होते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो अखिल भारतीय सेवक होते हैं वो राज्यों के अधिकारी पंचायतों का प्रशासन करते हैं। अधिकांश राज्यों में अभी भी 29 विषयों में जो वर्णित पंचायती राज की शक्तियाँ हैं वो राज्यों ने उन्हें नहीं सौंपी हैं, तो इससे भी जो है दिक्कत होती है। अधिकांश राज्यों में अभी भी जिला नियोजन समिति का गठन नहीं हुआ है, तो जनपद ग्रामीण विकास एजेंसी यानी कि DRDA से ही वहाँ पर काम चल रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। 1995 में सरकार द्वारा सांसद स्थानीय विकास कोष यानी कि MP-LED का स्थापन किया गया था, जिसके द्वारा क्या होगा कि सांसदों को प्राप्त धन जो होगा वो सीधे जिलाधिकारी के द्वारा खर्च किया जा सकता है, तो इस पर भी पंचायतों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक, तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रत्येक सांसद हैं उनको स्थानीय विकास कोष के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की राशि प्रतिवर्ष यहाँ पर दी जाती है। आगे वेंकट चलैया आयोग ने इसे समाप्त करने की अनुशंसा भी की थी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जो समाज है वो अभी तक पितृसत्तात्मक है और समाज में गरीबी, अभाव, निरक्षरता अभी भी व्याप्त है। तो भारत में पंचायतों के क्रियान्वयन में क्या है, अनेक सारी बाधाएं हैं। राज्य नेतृत्व के द्वारा पंचायतों के स्थानीय नेतृत्व को उभारने में क्या कर रहा है, उसको हतोत्साहित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राज्य के संघ के जो नेता हैं उनका परंपरागत वर्चस्व यहाँ पर भी अभी कायम है, तो वो सारी चीज़ें जो है अभी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे 74वां संविधान संशोधन यानी कि
नगर पालिकाओं का प्रावधान। तो 1 जून 1993 को भारतीय संसद ने 74वां संविधान संशोधन पास किया, जिसके तहत 12वें अनुसूची और एक अध्याय 9 का ए जोड़ दिया गया, जिसमें नगरीय प्रशासन की व्यवस्था की गई। और इसमें कुल कितने विषय सौंपे गए? 18 विषय सौंपे गए। ठीक है, उसमें कुल 29 विषय थे और इसमें 18 विषय हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक, तो ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर में परिवर्तित हो रहे हैं उनमें क्या होता है? नगर पंचायत होता है। और छोटे नगर क्षेत्रों के लिए नगर परिषद होता है। और बड़े बड़े जो महानगर हैं उनके लिए नगर निगम होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो 74वां जो संविधान संशोधन है उसमें जिला नियोजन समिति और महानगर योजना समिति का निर्माण किया गया और इसके द्वारा पूरे जनपद के लिए योजनाओं का यहाँ पर निर्माण होता है। जनसंख्या के अनुपात में ही शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में दोनों जो है यहाँ पर प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रमुख प्रावधान हैं हम लोग उसको देखते हैं। स्वायत्त शासन की संस्थाएं। तो नगर पंचायत क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि 10,000 से 20,000 की जनसंख्या। नगर परिषद क्या होती है? छोटे नगर क्षेत्र, यानी कि 20,000 से 3 लाख की जनसंख्या। और नगर निगम क्या होती है? बड़े बड़े नगर क्षेत्र जैसे कि 3 लाख से अधिक की जनसंख्या। अब हम लोग देखेंगे कि नगर पालिकाओं का गठन कैसे होता है। तो नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और नगर पालिका में नगर प्रशासन में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या होती हैं? वार्ड समितियां। तो 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र में आने वाली 2 या 2 से अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियां बनाना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। नगर पालिकाओं का प्रावधान कहाँ पर होता है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उनके संख्या के अनुपात में यहाँ उनको आरक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, नगर पालिका का कार्यकाल क्या होता है? तो नगर पालिका के विघटन के 6 महीने की अवधि के भीतर ही चुनाव करा लेना चाहिए। उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 महीने के लिए होता है। सदस्यों की योग्यता यहाँ पर भी 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, बिल्कुल। राज्य वित्त आयोग हम लोग देखेंगे तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है? तो वही होता है कि राज्य और नगर पालिकाओं के द्वारा जो शुल्क लगाए जाते हैं उसका निर्धारण करना और उनके बीच में क्या करना? विभाजन करना। और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पंचायत में सेम यहाँ पर भी है। अगला हम लोग देखेंगे जिला योजना या फिर महानगर योजना समिति। तो जिला स्तर पर जिला योजना समिति प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर योजना समिति है। ठीक, चलो बाकी इसको छोड़ देते हैं, कोई खास नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं छावनी परिषद। ठीक है, जो कि ये आपको पूछा जाता है। तो 1924 में केंद्र सरकार एवं रक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया था? छावनी परिषद अधिनियम का निर्माण किया गया था। तो इन परिषदों का निर्माण कैंट क्षेत्र में नागरिक जनसंख्या के प्रशासन के लिए किया गया है। ठीक है, जो छावनी परिषदें हैं वो आंशिक रूप से निर्वाचित होती हैं और आंशिक रूप से मनोनीत भी होती हैं। वर्तमान में देश में अगर देखा जाए तो 63 छावनी परिषदें हैं जिन्हें की जनसंख्या के आधार पर पहली, दूसरी, तीसरी श्रेणियों में रखा गया है। जो निर्वाचित सदस्य हैं कितने? 3 वर्ष के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और कंटोनमेंट क्षेत्र का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वही इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है, जबकि उपाध्यक्ष जो होता है वो निर्वाचित सदस्यों से होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला हम लोग देखेंगे 73 और 74वें संविधान संशोधन में कुछ विशेषताएं हैं, उसको एक साथ देख लेते हैं। तो पंचायतें और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का निर्माण किया गया है, जिसका मूल काम क्या है? तो मूल काम है केवल पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन नामावली का निर्माण करना और चुनाव करना। ठीक है, राज्य और पंचायतों के मध्य वित्त के विभाजन के लिए एक राज्य वित्त आयोग बनाया गया है। पंचायतें और नगर पालिकाओं दोनों की कार्यावधि कितनी है? 5 वर्ष है। ठीक है, अगर विघटित हो जाता है तो 6 महीने के अंदर जो है चुनाव करा लेना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष ही है। पहली बार 73वें और 74वें संविधान संशोधन से पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों के लिए प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में SC ST के लिए आरक्षण है। ठीक है, और साथ ही संशोधन में यह भी वर्णित है कि जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए भी आरक्षण राज्य सरकार के द्वारा ही होगा। ठीक है,
पंचायतों और जो नगर पालिकाएँ हैं, दोनों में सभी स्तर पर महिलाओं को 1/3 का आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। तो ये रहा पंचायतें और नगर पालिकाएँ, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिलते हैं, वो भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। बाकी जो है ये पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, इसमें आप पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर और भी अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।